बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे थे। हेडिंग डालिए सेल्फ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर डिवाइस। सेल्फ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर डिवाइस। सेल्फ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर डिवाइस। हम लोग दो तरीके का पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं बेसिकली, सेल्फ एनर्जी एंड म्यूचुअल एनर्जी। तो सेल्फ एनर्जी और म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है? सेल्फ एनर्जी किसी भी बॉडी को चार्ज करने में जो एजेंट वर्क करेगा, एजेंट क्या होगा? बैटरी होगी जिससे हम चार्ज करेंगे। तो कोई बैटरी या एजेंट जो उस बॉडी को चार्ज कर रहा है, तो उस चार्जिंग के दौरान जो बैटरी वर्क करेगी, उस वर्क की कॉस्ट में जो एनर्जी स्टोर होगी उसे बोलेंगे सेल्फ एनर्जी। यानी किसी भी बॉडी को चार्जिंग के दौरान जो एनर्जी स्टोर होती है उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ एनर्जी, जो कि वास्तव में ऑन द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बाई बैटरी है। और जो म्यूचुअल एनर्जी है वो होती है इंट्रैक्शन एनर्जी। इंट्रैक्शन एनर्जी मतलब एक क्यू चार्ज के सराउंडिंग में दूसरा चार्ज रख दें, तो फिर जो एनर्जी हम लोग पढ़े थे अभी पहले वो थी म्यूचुअल एनर्जी। आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ एनर्जी, मतलब उस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं और उस चार्जिंग के दौरान बैटरी जो वर्क करेगा उस वर्क का कुछ शेयर हमारा सेल्फ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और कुछ शेयर लॉस भी होगा। तो इसमें लिखिए एक लाइन, लिखें a capacitor is charged on the cost of work done by battery. A capacitor is charged on the cost of work done by battery and energy stored in the gap of capacitor plate in the region of electric field, it is self energy of capacitor device. राइट। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि वो सेल्फ एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होगा। हमें इस बात को जरा समझना, तो ध्यान से देखिए। हमारे पास एक अनचार्ज कैपेसिटर है, ये मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये बेटा भी अनचार्ज्ड है ऐसे। अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे हमने एक स्विच और ये एक बैटरी है जिसका EMF मान लो V वोल्ट है, राइट। हम इसको V वोल्ट से चार्ज करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं, ये कैसा है? अनचार्ज्ड। ये फोटोग्राफ इसका t बराबर 0 का इनिशियल, ये फोटोग्राफ इनिशियल है। हम देखना चाहते हैं ये कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा। तो ध्यान देना, हम जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो ये बैटरी इस कैपेसिटर पे चार्ज भेजना स्टार्ट कर देगा और ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कैपेसिटर फुल चार्ज कब माना जाएगा? जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के EMF के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे ये कैपेसिटर हो गया फुल चार्ज और फर्दर ये बैटरी से चार्ज मंगाना बंद कर देगा। उस कंडीशन में हम कहेंगे कि बैटरी ने इसके चार्जिंग के दौरान जो वर्क करा, उस बैटरी के वर्क की कॉस्ट में कुछ एनर्जी यहाँ स्टोर हुई होगी और कुछ एनर्जी क्या हुई होगी? लॉस। तो हमें ज़रा समझना कि बैटरी कैसे इसे चार्ज करेगा। ध्यान से देखना यार, बताओ यहाँ इन दोनों के बीच में अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना? आप कहेंगे 0, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। जबकि बताओ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V वोल्ट। तो ध्यान से देखना, जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूँ, ऐसे क्लोज किया, तो यार एक बताओ, अगर हम एक पॉइंट यहाँ A मान लें तो ये भी A पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट अगर हम B मान लें तो देखो ये भी B पॉइंट है। तो यहाँ देखो A और B के बीच में B वोल्ट का पोटेंशियल है, जबकि यहाँ A और B के बीच में 0 वोल्ट का पोटेंशियल है। जबकि बताओ, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ तुरंत यहाँ से DQ चार्ज सप्लाई होना स्टार्ट होगा। ये DQ चार्ज बताओ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाना शुरू किया, और ये DQ बताओ इस प्लेट पर यहाँ पे आया प्लस, तो यहाँ कैसा आ गया सामने? माइनस इनर सरफेस पर। और ये माइनस अगर यहाँ आया तो बताओ इसने वापस DQ बैटरी में भेज दिया। ध्यान से देखना जरा, जैसे ही बताओ ये DQ चार्ज इस प्लेट पर पहुंचा तो इस पर कुछ चार्ज आ गया, और कुछ चार्ज आ गया तो यहाँ थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो इनके बीच में पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस आ गया। मान लो हम तुमसे कहें ये B वोल्ट है 10 वोल्ट,
थोड़ा चार्ज गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मान लो 1 वोल्ट, हम कहेंगे अभी भी ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, तो क्या बताओ बैटरी अभी फर्दर DQ चार्ज निकालेगा, यस। और ये तब तक DQ चार्ज भेजता रहेगा जब तक कि यहाँ का पोटेंशियल 1 से 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट और इसके बराबर 10 वोल्ट ना हो जाए। और जैसे ही यहाँ 10 वोल्ट और ये 10 वोल्ट बराबर होगा, अब ये बैटरी कहेगा कि अब हमारे तुम्हारे बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, अब मैं चार्ज फ्लो नहीं करूँगा, और तब हम कहेंगे ये कैपेसिटर क्या हो गया, फुल चार्ज। तो एक बात और नोटिस करने वाली है, यहाँ से जो DQ निकला बताओ वो 10 वोल्ट पे निकला, और यहाँ से जो DQ पहुँचा वो बताओ पहले 0 वोल्ट पे पहुँचा जब कोई पोटेंशियल था ही नहीं, फिर बताओ दूसरा DQ निकला तब भी बताओ वो V वोल्ट या 10 वोल्ट मान लें अगर हम V को, तो 10 वोल्ट पे निकला, और यहाँ जो DQ पहुँचा मान लो वो 1 वोल्ट पे पहुँचा। तो बताओ जो कैपेसिटर पे चार्ज पहुँच रहा है वो वेरिएबल पोटेंशियल पे पहुँच रहा है, लेकिन बैटरी जो DQ चार्ज निकाल रहा है वो एक कॉन्स्टेंट पोटेंशियल पे निकाल रहा है। तो ध्यान से देखिए हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ चार्ज इकट्ठा होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। और बताओ हम कह रहे हैं यहाँ पहुँचने वाला चार्ज लगातार इंक्रीजिंग पोटेंशियल पे है, लेकिन बताओ यहाँ से निकलने वाला चार्ज लगातार कांस्टेंट पोटेंशियल पे है जो कि बैटरी का EMF है। तो अगर बैटरी से पूछा जाए कि आपने DQ को भेजने में कितना वर्क किया, तो ये कहेगा DQ इंटू दिस वोल्टेज, और वो बताओ हर बार बराबर बराबर वर्क करेगा। लेकिन इससे पूछा जाए तुमने DQ को स्टोर करने में कितनी एनर्जी स्टोर करी, तो ये कहेगा DQ इंटू यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन बताओ यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट से लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, V वोल्ट अगर 10 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट तक। तो बताओ यहाँ पर जितना ये वर्क कर रहा है उतना यहाँ एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है, क्योंकि इसने 10 वोल्ट पे DQ भेजा, इसने 1 वोल्ट पे DQ को रिसीव किया। तो ये कह रहा है मैंने DQ इंटू 10 वर्क किया, ये कह रहा है मैंने DQ इंटू 1 एनर्जी स्टोर करी। तो इसने वर्क करा ज़्यादा, इसने एनर्जी स्टोर करी कम, इसका मतलब कुछ एनर्जी क्या हुई, लॉस। अब वो लॉस एनर्जी कहाँ हुई होगी, तो जैसे तुम स्विच क्लोज करोगे तो स्पार्क जनरेट होगा, हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी क्या होगी, लॉस। अच्छा, जब यहाँ पोटेंशियल 2 वोल्ट हो गया तो तब हम इससे पूछें, ये कह रहा है मैंने DQ भेजा 10 वोल्ट पे, ये कह रहा है मैंने DQ रिसीव किया 2 वोल्ट पे। तो क्या बताओ अब इसमें एनर्जी, ये बताओ जितना वर्क कर रहा है उसमें से कुछ हिस्सा स्टोर हो रहा है और कुछ हिस्सा लॉस हो रहा है। अच्छा बताओ जब ये 10 वोल्ट है और ये भी बढ़ते बढ़ते 10 वोल्ट हो गया, तब ये कहेगा कि अब तुम जितना वर्क करोगे उतना हम स्टोर करेंगे, लेकिन उसके बाद इसने चार्ज भेजना बंद कर दिया, क्योंकि इसके और इसके बीच में अब कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं बचा। तो देखो हम ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। ये फोटोग्राफ अगर t बराबर 0 का था तो मैं कहूँगा एक इंटरमीडिएट टाइम t बराबर t का फोटो बनाइए, और मैंने कहा t बराबर t पर मान लीजिए इस कैपेसिटर पे जो चार्ज पहुँच गया, ध्यान से देखिएगा, वो बताओ इसकी इनर सरफेस पर यहाँ +Q, इधर इनर सरफेस पे -Q चार्ज पहुँच चुका है, और इसका कैपेसिटेंस है C, और C की वैल्यू हमें कल पता ही चल चुका है, ε0 A/d पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बताओ जरा, अभी भी ये फुल चार्ज नहीं हुआ, ये इंटरमीडिएट टाइम है। पता फुल चार्ज हम किसे कहेंगे, देखना मैं फाइनल फोटो बना रहा हूँ। फुल चार्ज में इसको कहूँगा, फुल चार्ज में इसको कहूँगा जब इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V0 हो जाए, या ये V है तो ये भी V हो जाए, और अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो यहाँ पे जो चार्ज आए प्लस का कैपिटल Q और ये माइनस कैपिटल Q और ये Q हो जाए। इसका कैपेसिटेंस अगर C है तो C इंटू B, तो ये फोटोग्राफ होगी फाइनल। अब हम कहेंगे ये कैपेसिटर हो गया मैक्सिमम चार्ज, या फिर हम कहते हैं फुल चार्ज। और पता है अब ये फुल चार्ज हो गया, इसके बाद ये बैटरी फर्दर चार्ज भेजना बंद कर देगा। यानी हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो कैपेसिटर को फुल चार्ज कब कहते हैं, जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस वही हो जाए जितने वोल्ट की बैटरी से हमने उसे चार्ज कराया है। लेकिन बताओ यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे बड़ा होगा, 0 से 1 2 3, और अगर ये 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट तक पहुँचा होगा, राइट। तो जरा हम एक बात करें आपसे, किसी इंटरमीडिएट टाइम पे बात करें, बीच वाली स्टेज में अगर हम बात करें। अच्छा आपको पता है ये जो सब कुछ हुआ है, अगर हमने कैपेसिटर को बगैर किसी रेजिस्टेंस के डायरेक्ट बैटरी से जोड़ दिया तो तुम जैसे ही स्विच क्लोज करोगे तुम देखोगे ये तुरंत चार्ज हो गया, विद इन मिली सेकेंड चार्ज हो गया।
तो ये कैपेसिटर अगर डायरेक्ट बैटरी से जोड़ा जाता है तो मिली सेकंड के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। हमने उस मिली सेकंड के अंदर स्लो मोशन में फ़ोटो बनाए हैं कि कुछ देर के बाद ऐसा देखने को मिलेगा और फिर बताओ फाइनली ये देखने को मिलेगा और हम कहेंगे कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। और फुल चार्ज को ही हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट। हम कहेंगे कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आ गया। फर्दर इसने चार्ज लेना बंद कर दिया, राइट। तो देखना ध्यान से, हम अपना डिस्कशन t बराबर टी पे करेंगे। देखिए ध्यान से, t बराबर टी पर हमने इस कैपेसिटर से कहा इधर से बताओ dq चार्ज आ रहा है। क्यों आ रहा है dq? क्योंकि यहाँ का वोल्टेज अभी भी इस b वोल्ट से कम है। तो ये कह रहा है कि मैं अगर लो पोटेंशियल पे हूँ तो हाई से लो की तरफ लगातार dq चार्ज निकलेगा। तो बताओ हमने कहा जो dq आ रहा है, बताओ वो dq की वजह से यहाँ कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो हमने नाम दिया du स्टोर्ड, du। और वो कितनी होगी? पोटेंशियल ऑफ प्रेजेंट चार्ज, यानी कैपेसिटर की प्लेट के बीच का पोटेंशियल इनटू इनकमिंग चार्ज dq। तो du स्टोर्ड आएगा पोटेंशियल ऑफ प्रेजेंट चार्ज इनटू इनकमिंग चार्ज। तो बताओ यहाँ प्रेजेंट चार्ज q है तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा q/c और इनटू dq। ये आ गया बताओ du स्टोर्ड। लेकिन बताओ ये जो du आया वो तो इस dq के आने पर स्टोर्ड हुआ। ऐसे dq तो शुरू से आए और यहाँ तक आए हैं और वो dq मिलकर के कितना हुआ? कैपिटल Q। तो तुम्हें कहना चाहिए सर ऐसे छोटे छोटे du को क्या कर लो? इंटीग्रेट कर लो, इकट्ठा कर लो। तो देखो मैं लिखने चला, अगर मैं कहूँ टोटल एनर्जी निकालो U बराबर, तो आप कहोगे इंटीग्रल ऑफ du। तो देखो 1/c बाहर इंटीग्रल ऑफ q dq। लिमिट बताओ बेटा 0 से कैपिटल Q। तो बताओ ये बन गया U टोटल। तो U टोटल एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में, ये बताओ q²/2। तो ये हो गया कैपिटल q²/2c। ये आ गई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इतनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड हुई होगी। आप चाहें तो इसे पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। बताओ q की जगह c भी लिख सकते हैं, q बराबर c भी। तो यही एनर्जी U टोटल, इसे आप c भी लिख दो क्योंकि टोटल चार्ज हमारा c भी है अपॉन 2c। तो ये बताओ हाफ cv², ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कैपेसिटर में जब कैपेसिटर फुल चार्ज होता है तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस वही होता है जितने वोल्ट से तुम उसे चार्ज करने जा रहे हो। उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं फुल चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, स्टेडी स्टेट। और उस समय जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है हाफ cv² या हाफ q²/c, राइट। तो q²/2c बोले या हाफ cv² बोले, एक ही बात है भाई। अब हम कभी ये लगाएंगे कभी ये लगाएंगे। तुम कहते हो सर कब कौन लगाएंगे? तो वो देख लेंगे सवाल में क्या है। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो ये लगा देते हैं, कहीं पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो ये लगा देंगे। वो हम देख लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, राइट। अब सवाल ये आया कि सर बैटरी ने कितना वर्क किया। तो ध्यान से देखना, मैंने इस बैटरी से पूछा आपने कितना वर्क किया, W बैटरी। तो पता है बैटरी क्या कहता है? कहता मेरा जो वर्क होता है, बताओ बैटरी ने जो dq निकाला है, बताओ वो वेरिएबल पोटेंशियल पे निकाला कि कांस्टेंट। तो आपने कहा कांस्टेंट v वोल्ट पे निकाला है। तो हमने बैटरी से पूछा आपका वर्क कितना। तो कह रहा टोटल चार्ज सप्लाई इनटू EMF ऑफ बैटरी। टोटल चार्ज सप्लाई इनटू EMF ऑफ बैटरी। तो टोटल चार्ज सप्लाई कैपिटल Q इनटू EMF ऑफ बैटरी V, और Q की बराबर है CB इनटू V। तो ये हो गया बेटा CB²। यानी बताओ बैटरी ने वर्क करा CB², एनर्जी स्टोर्ड कितनी? हाफ CB²। तो बताओ हाफ CB² क्या हो गया? लॉस। तो अगर हम तुमसे कहें यहाँ पर चार्जिंग के दौरान लॉस ऑफ एनर्जी, इस कैपेसिटर की चार्जिंग के दौरान कितनी एनर्जी लॉस हो गई, तो आप कहेंगे सर इसको निकाल दीजिए वर्क डन बाई बैटरी में से बैटरी ने जो वर्क करा उसमें से स्टोर्ड एनर्जी घटा दीजिए। तो बताओ ये आ रहा है हाफ CB²। तो बताओ बैटरी का वर्क है CB², उसमें से स्टोर्ड इतना हुआ और इतना ही बताओ क्या हुआ? लॉस। तो इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए नोट लगा के, इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए नोट लगा के, दिस हीट, ये हीट एनर्जी के फॉर्म में जनरेट होगा। दिस हीट इज जनरेटेड इन फॉर्म ऑफ स्पार्किंग
in form of sparking at the time of charging of capacitor, राइट। ओके, तो ये बताइए एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर लॉस हुई हीट एनर्जी के फॉर्म में, स्पार्क जनरेट हुआ उसके फॉर्म में। तो मैं तुमसे ये कहूँ अच्छा लॉस क्यों हुआ, समझ रहे हैं? क्योंकि ये कह रहा मैंने पहला डी क्यू बी वोल्ट, मान लो बी 10 वोल्ट है, तो कह रहा डी क्यू इंटू 10 मैंने वर्क किया। ये कह रहा मैंने पहला डी क्यू तो 0 वोल्ट पे रिसीव किया, यहाँ कोई वोल्टेज था ही नहीं पहले। तो ये कह रहा मैंने कुछ भी स्टोर नहीं किया, और ये कह रहा मैंने कुछ वर्क किया, तुरंत क्या हुआ? लॉस। लेकिन जैसे ही चार्ज पहुंचा यहाँ तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू, पोटेंशियल डिफरेंस बनना शुरू। अब ये कह रहा है कि अब जो डी क्यू आएगा मैं कुछ पोटेंशियल पे रिसीव करूंगा और कुछ स्टोर करूंगा। ये कह रहा मैंने फिर 10 वोल्ट पे भेजा, ये कह रहा मैंने 1 वोल्ट पे रिसीव किया, अभी भी कुछ लॉस और कुछ स्टोर। फिर बताओ इसने 10 वोल्ट पे भेजा, इसने 2 वोल्ट पे रिसीव किया, ये कह रहा मैंने फिर से उतनी वर्क किया, ये कह रहा हमने अब कुछ ज़्यादा स्टोर किया और कुछ लॉस भी किया। तो हम देख रहे हैं कि बैटरी लगातार वर्क कर रहा है और इसका वर्क पूरा का पूरा यहाँ स्टोर्ड नहीं हो रहा है, लगातार उसका कुछ शेयर लॉस हो रहा है, राइट। चलिए, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड आ गई हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c। ओके, अब देखते हैं जरा, इसे रब कर दिए थे। अब देखिए अगर हम बात करें कि ये एनर्जी स्टोर्ड कहाँ है, ये कैपेसिटर में एनर्जी का स्टोरेज है कहाँ, सवाल ये आ रहा है। तो एनर्जी स्टोर्ड होने के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड है प्लेट के बीच में, तो हम निकालने जा रहे हैं यहाँ एनर्जी डेंसिटी। तो पहले समझते हैं जरा ये एनर्जी का स्टोरेज है कहाँ। समझिएगा जरा, मैं तुमसे कहूँ कि ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि चार्ज्ड है ऑलरेडी, इस पे चार्ज आ चुका है कैपिटल क्यू जो कि सी बी है, यहाँ पे माइनस क्यू। तो बताओ प्लस से माइनस यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, प्लेट एरिया कितना था ए और बीच का गैप कितना था डी। आपसे कहा जाए ये जो एनर्जी आई है अभी भी निकाला हमने यू स्टोर्ड, बताओ ये एनर्जी स्टोर्ड कितनी आई, हाफ सी बी स्क्वायर, ये अभी भी निकाला, या इसी को हम लोगों ने लिखा था क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब सवाल ये आ रहा है कि ये एनर्जी स्टोर्ड है कहाँ, आपसे कहा जा रहा है ये एनर्जी है कहाँ। तो आप एक बात दिमाग में डाल लीजिए, कैपेसिटर में जो उसकी सेल्फ एनर्जी होती है, जो उसके चार्जिंग के दौरान एजेंट वर्क करता है, उस वर्क की कॉस्ट में जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में स्टोर्ड होती है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड है इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं एकदम जनरल बात कर रहा हूँ, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, कोई भी कैपेसिटर हो, ये फील्ड स्टोर्ड होगी इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ अगर ये एनर्जी कितने वॉल्यूम में स्टोर्ड है, प्लेट एरिया ए बीच का गैप डी, तो बताओ बेटा ये तो एक क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड, ये प्लेट एरिया ए हो गया और ये बीच का गैप डी, तो ये कमरा हो गया ए इंटू डी वॉल्यूम का एक रूम समझ लीजिए। इस रूम में एनर्जी भरी हुई है, तो मैं तुमसे कहूँ एनर्जी डेंसिटी बताओ। तो देखो बेटा एनर्जी डेंसिटी तो आप कहोगे टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कि कितने वॉल्यूम में भरी है। देखो टोटल एनर्जी तो इतनी है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि वो एनर्जी का जो स्टोरेज है, वो जिस कमरे में एनर्जी भरी हुई है वहाँ के यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी है, हम ये निकालने जा रहे हैं। तो देखो बेटा टोटल एनर्जी कितनी, हाफ सी बी स्क्वायर, टोटल वॉल्यूम कितना ए इंटू डी, कमरे का वॉल्यूम है यार, ये समझ गया ना कमरे का वॉल्यूम। ए हमारा ऐसे समझिए
ये प्लेट, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट यहाँ सामने, तो ये प्लेट एरिया ए और ये बीच का गैप कितना डी, तो ए इंटू डी हमारा ये क्यूबॉइड बन गया, ये कमरा बन गया और ए इंटू डी वॉल्यूम का कमरा बन गया। तो बताओ, चलो वैल्यू रखो, हाफ सी बताओ कितना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और बताओ ये पोटेंशियल को हम लिख सकते थे, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस ये लिखा जाएगा ई इंटू डी। अरे यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आता था, और अगर फील्ड कांस्टेंट है तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू बीच का गैप। तो इसको मैंने देखो लिखा ई इंटू डी का स्क्वायर अपॉन ए इंटू डी। गौर से देखिए, ए से ए कट गया, डी स्क्वायर भी कट गया, तो बताओ ये आ गया एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये आ गई एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी भरी हुई है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c, राइट। एक बात और नोटिस करने वाली है, एनर्जी की डेंसिटी यानी एनर्जी का स्टोरेज वहीं होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वहाँ कोई एनर्जी का स्टोरेज भी नहीं होगा। तो एनर्जी हमेशा वहीं होगी जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तभी तो कह रहे थे एनर्जी स्टोर्ड इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो एक बात बताना तुम मुझे, हम आपको एक बात और क्लियर कर दें, एक बात और क्लियर कर दें। ये जो रिजल्ट हमने हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी का भले ही हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ड्राइव किया है, लेकिन सच्चाई पता क्या है, ये रिजल्ट हर टाइप के कैपेसिटर और हर टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ सेल्फ एनर्जी होगी, और उस सेल्फ एनर्जी की एनर्जी डेंसिटी होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इसके नीचे नोट लगा के एक पॉइंट लिखिए, नोट लगा के एक लाइन लिखिए जल्दी से, लिखिए ऑल दो, इसमें लिखिए ऑल दो वी हैव प्रूव्ड द अबव रिजल्ट, although we have proved the above result for a parallel plate capacitor, but in general this is true, for any kind of capacitor, or any other kind of electric field, any kind of capacitor or any other kind of electric field। तो समझ लीजिए अच्छे से, ये रिजल्ट एनर्जी डेंसिटी का हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये ना सोचना कि सर ने तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कराया बस। ये रिजल्ट हर टाइप के कैपेसिटर के लिए, हर टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। तो देखिए जरा करके दिखाते हैं, इसे हटा दें। मान लीजिए हम आपसे एक ऑब्जेक्टिव में सवाल करें, तो ये बात अच्छे से दिमाग में उठा लीजिए कि जो सेल्फ एनर्जी होती है वो कहाँ स्टोर्ड होती है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ सी वी स्क्वायर, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बीच के गैप में ए इंटू डी वॉल्यूम के अंदर स्टोर्ड है, राइट। अच्छा, और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो एनर्जी डेंसिटी का रिजल्ट आया है वो जनरल रिजल्ट है, हर टाइप के कैपेसिटर और हर टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहाँ लगा सकते हैं। देखो हम मान लो आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल करें, ध्यान से देखना, हम आपसे कहें ये एक इनफाइनाइट सीट चार्ज है, ये एक इनफाइनाइट सीट चार्ज है ऐसे,
ऐसे, और इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा चार्ज डेंसिटी। ठीक, हमने आपसे कहा, हमने इसके सामने एक क्यूब रख दिया है। क्यूब, भाई एनर्जी स्टोर करने के लिए वॉल्यूम चाहिए, कमरा चाहिए, तो हमने एक रूम रख दिया सामने। रूम क्यूब है, इसकी साइड लेंथ ए है बेटा, ए साइड लेंथ है। हमसे कहा जा रहा है कि इस रूम के अंदर, इस कमरे के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, राइट। तो आप लिखें फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन क्यूब, एनर्जी स्टोर्ड इन क्यूब, एनर्जी स्टोर्ड इन क्यूब। आपको इस क्यूब में एनर्जी स्टोर्ड बताने को कहा गया है, राइट। तो पहले समझो, इसकी वजह से ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनफाइनाइट सीट की वजह से। आपने कहा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये फील्ड वेरिएबल की कांस्टेंट, आपने कहा सर कांस्टेंट। अगर ये फील्ड बेटा कांस्टेंट है तो जरा बताओ क्या ये क्यूब उस रीजन में है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। बताओ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगे, देखो जहाँ बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या वहाँ पर एनर्जी का स्टोरेज होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ एनर्जी होगी। तो इस कमरे में देखो, एक्चुअल में क्या, इधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, हमने बीच में एक कमरा ऐसे रख दिया, ए साइड का क्यूब है, तो इस क्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगा, इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी। कहा जाए वो कितनी एनर्जी? तो आप कहेंगे सर एनर्जी स्टोर्ड, देखो बेटा यू स्टोर्ड, आप पता क्या लिखेंगे, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। ये तो बताओ एनर्जी है यूनिट वॉल्यूम के अंदर, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, क्या टोटल एनर्जी मिल जाएगी? अच्छा एक बात बताओ, जो एनर्जी डेंसिटी थी वो थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बताओ ई कांस्टेंट है, तो ये देखो पूरा नंबर कांस्टेंट है बेटा, इसीलिए हमने डायरेक्ट वॉल्यूम ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। इस कमरे का जो वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बताओ आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई की वैल्यू कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू ए क्यूब। गौर से देखो, 4 2 8 सिग्मा स्क्वायर, नीचे एप्सिलॉन नॉट, नीचे 8, ऊपर ए क्यूब, ये आ गई टोटल एनर्जी। ये यू स्टोर्ड आंसर, देख लीजिए ये हमारा आंसर है बेटा। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ एनर्जी पक्का स्टोर्ड होगी, और वो एनर्जी निकालने का तरीका है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और एनर्जी डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे एनर्जी डेंसिटी इनटू टोटल वॉल्यूम, और एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये रिजल्ट हमने भले ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ड्राइव करा है, लेकिन ये रिजल्ट एप्लीकेबल है फॉर ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। आगे देखिए जरा, आगे हम बात करें, इसे हटा दें। अब देखना, अगर हम आगे बात करें, मान लो मुंह से कहें, हमने आपको कल की क्लास में ये सिखाया था कि एक आइसोलेटेड स्फीयर, ये देखो बेटा आइसोलेटेड स्फीयर, स्फीयर वो भी कंडक्टर। मैंने कहा था ये अपने आप में एक कैपेसिटर होता है, मैंने पढ़ाया था, यस। अच्छा इसको अगर हम लोग चार्ज देते थे क्यू चार्ज, तो ये क्यू चार्ज ऐसे इसकी सरफेस पर फैल जाता था, ऐसे सरफेस पर फैल जाता था, ध्यान से देखना, सरफेस पे फैल जाता था। तो ये एक आइसोलेटेड स्फीयर, बताओ अंदर कोई चार्ज नहीं होता था। यार ये कंडक्टर है, अगर कंडक्टर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और क्या ये अपने आप में एक कैपेसिटर होता था? आपने कहा यस, मैं पढ़ चुका हूँ।
और याद करो इसकी कैपेसिटेंस कितनी पढ़े थे, अगर ये रेडियस आर है तो इसकी कैपेसिटेंस पढ़े थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कल ही पढ़े हैं। अच्छा इसका बताओ, कैपेसिटर के लिए 2 कंडक्टर चाहिए, एक पे जितना प्लस क्यू दूसरे पे उतना माइनस क्यू, तो जो माइनस क्यू है वो कहाँ है, इनफाइनाइट दूर, बहुत दूर रखा हुआ है एक। दूसरा स्फीयर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, बताओ इसी को सेंटर मानते हुए दूसरा स्फीयर कहाँ पे, लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो हम कहते थे ऐसा लगता है जैसे एक अकेला स्फीयर भी अपने आप में एक कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसका साथी स्फीयर इनफाइनाइट दूरी पे है। आई थिंक क्लियर। तो सुनना ध्यान से, मैं तुमसे कहूँ इस स्फीयर की, इस कैपेसिटर की सेल्फ एनर्जी बताओ, तो आप कह रहे हो सर इसकी सेल्फ एनर्जी Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q चार्ज है तो Q स्क्वायर बाई 2C, अभी अभी पढ़े। तो इस कैपेसिटर की भी सेल्फ एनर्जी है Q स्क्वायर बाई 2C। हम तुमसे कहें इसकी वैल्यू देखो, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना Q स्क्वायर अपॉन 2C की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी बताओ ये एनर्जी आ गई Q स्क्वायर बाई 2C बोलो या Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बोलो, ये हो गई हमारी सेल्फ एनर्जी। अगर मैं तुमसे कहूँ इस कैपेसिटर की ये जो सेल्फ एनर्जी है ये कहाँ स्टोर्ड है, कोई हमसे ये सवाल करते कि ये कहाँ स्टोर्ड है, तो आप पता क्या कहेंगे, ये कहाँ स्टोर्ड है, आप कहेंगे सर ये वहाँ स्टोर्ड होती है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0, तो ये एनर्जी अंदर नहीं स्टोर्ड। तुमको सर आपने तो कहा था स्टोरेज के लिए वॉल्यूम चाहिए, कमरा चाहिए, तो कमरा है कहाँ, देखो यहाँ बाहर आर से लेके इनफाइनाइट तक के रीजन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये जो एनर्जी का स्टोरेज है ये कैपिटल आर से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट आउटर रीजन में, आउटर रीजन में, आउटर रीजन या ऐसे बोले आउटर रीजन और रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कह दो रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई तुमसे कहा ही बताओ ये जो एनर्जी है एक आइसोलेटेड कैपेसिटर की जो सेल्फ एनर्जी होती है वो Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है, और कहाँ स्टोर्ड होती है, ये इसकी सरफेस से बाहर इनफाइनाइट तक के वॉल्यूम में स्टोर्ड होती है। तुमको यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ स्फेरिकल वॉल्यूम, ऐसे स्फीयर होंगे और ये आर से लेके इनफाइनाइट तक के वॉल्यूम के अंदर टोटल एनर्जी Q स्क्वायर अपॉन 2C या Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्टोर्ड है। और ये ख्याल रखना ये अंदर नहीं है, अंदर तो 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0, तो U0, कोई एनर्जी का स्टोरेज नहीं है। जवाब दो जल्दी से, कोई डाउट। अच्छा आपको पता है इसी एनर्जी को मैं और भी तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, ये तो सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया। देखिए दिमाग में रखने के लिए, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो हमने आपको ये इसको एकदम बोला कि ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर की एनर्जी अभी भी पढ़ के आएगा Q स्क्वायर बाई 2C, और C हमें पता है इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो इसकी टोटल एनर्जी हो गई Q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और हमने ये भी बोला कि एनर्जी स्टोर्ड कहाँ होती है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो अंदर कोई एनर्जी का स्टोरेज है नहीं, तो ये पूरी की पूरी एनर्जी स्टोर्ड है कैपिटल आर से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो कोई हमसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल कर सकता है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर जो अपने आप में एक कैपेसिटर होता है उसकी सेल्फ एनर्जी Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कहाँ स्टोर्ड होती है, तो आपका जवाब होगा कैपिटल आर से लेके इनफाइनाइट तक के रीजन में, और ऐसे बोले इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये सवाल देखो ख़त्म हो गया, लेकिन हम इसको और आपको थोड़ा फील कराना चाहते हैं। देखिए मेरा मकसद केवल आप देखिए, आपको दिमाग में रखना तो आप इतनी बात रखिए, लेकिन मैं जो एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ वो आपका दिमाग खोलने के लिए थोड़ा, कि आपको सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आए। तो देखिए ज़रा मैं तुमसे कहूँ कि सेल्फ एनर्जी क्या होती थी, सबसे पहला काम सेल्फ एनर्जी क्या होती थी, तो मैंने कहा था कि किसी एजेंट से कहेंगे कि उस कंडक्टर को चार्ज करिए और उस चार्जिंग में जो एजेंट वर्क करेगा उस वर्क की कॉस्ट में जो एनर्जी स्टोर होगी उसे बोलेंगे सेल्फ एनर्जी। तो एक काम ना करें, हम एक कंडक्टर
ये अलग से बता रहे थे, देखो इसी को समझाने के लिए हमने एक कंडक्टर लिया है ऐसे ऐसे, हम इस एक एजेंट सिखाएंगे, इस कंडक्टर को आप चार्ज करके दिखाइए, और ऐसा करने में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसी का नाम रखेंगे सेल्फ एनर्जी, राइट। तो देखना बेटा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, थोड़ा जगह चाहिए। इसे हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते थे, सबसे आसान तरीका ये है, और इससे आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि एक आइसोलेटेड कैपेसिटर की भी एनर्जी Q²/2C Q²/8πε0 R और आउटर रीजन में R से लेके इन्फाइनाइट तक के रीजन में स्टोर्ड होती है, राइट। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि जरा इसको समझो। ये एक न्यूट्रल था, या ऐसे बोले ये इनिशियल था, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, इनिशियल, ठीक, अभी कोई चार्ज नहीं है। हमने इसको चार्ज देना शुरू किया, देखना हम एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे देखें कि हमने इसको एक स्मॉल क्यू चार्ज पहुंच गया है, हम इसे डी क्यू चार्ज दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे दिया, इसकी आर रेडियस है, तो ये टोटल चार्ज क्यू पहुंच गया, और अभी भी हम इसको डी क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो डी क्यू दिया, ठीक। हम इसको चार्ज करने जा रहे हैं, तो देखना हमने पहला डी क्यू दिया तब कोई चार्ज नहीं था, फिर दूसरा डी क्यू आया, फिर तीसरा डी क्यू आया, बताओ चार्ज कहाँ फैलेगा, सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज जाएगा नहीं, क्योंकि ये है कैसा, कंडक्टर। अब देखना हम डी क्यू चार्ज दे रहे हैं, अच्छा मुझे वर्क क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज जब यहाँ फैलता जाएगा पॉजिटिव चार्ज है, और हमारा जो इनकमिंग चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो बताओ जो प्रेजेंट चार्ज है वो आने वाले चार्ज को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो जो एजेंट है वो बताओ आने वाले डी क्यू को इस प्रेजेंट चार्ज पर फोर्सफुली इंजेक्ट करना पड़ेगा, और फोर्सफुली इंजेक्ट करने के लिए एजेंट को करना पड़ेगा वर्क, और उस वर्क की कॉस्ट में होगी एनर्जी स्टोर्ड, राइट। तो समझिए जरा, तो स्टोरी पूरी क्लियर है, पहले से कोई चार्ज है नहीं, हम इसकी चार्जिंग करना चाहते हैं, तो हमने मन बनाया कि हम इसको डी क्यू चार्ज देंगे, तो हमने जब डी क्यू चार्ज देना शुरू किया तो ये बताओ डी क्यू इसकी सरफेस फैल गया, और जब ये चार्ज फैल गया तो ये आने वाले चार्ज का अपोज करने लगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और आने वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेगा, तो एजेंट बताओ फोर्सफुली चार्ज को इंजेक्ट कराएगा, और थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि ये हो गया फुल चार्ज, देखो बेटा ये हो गया फुल चार्ज ऐसे, और ये फुल चार्ज डी क्यू मिलके हो गया कैपिटल क्यू, और ये पूरा चार्ज कहाँ फैला, सरफेस पर। देखना कितनी बढ़िया बात, मैंने कहा ऐसा होने में कितनी एनर्जी का स्टोरेज हुआ, मैंने आपसे सवाल किया, तो अभी भी सिखाया था डी यू स्टोर्ड क्या होता था, पोटेंशियल ऑफ प्रेजेंट चार्ज इनटू इनकमिंग चार्ज, तो पोटेंशियल ऑफ प्रेजेंट चार्ज में लिख दे रहा हूं, पोटेंशियल ऑफ प्रेजेंट चार्ज इनटू डी क्यू इनकमिंग चार्ज। अब देखना कितना आसान बात हो गया भाई, देखना तो हम ऐसी बात किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे करेंगे, तो देखना बराबर बताओ ये चार्ज प्रेजेंट है, आने वाला डी क्यू है, तो ये जो प्रेजेंट चार्ज है क्यू, हम इससे कहेंगे कि जहाँ भी डी क्यू आ रहा है, डी क्यू कहाँ आ रहा है, सरफेस पर, तो हम कहेंगे सरफेस का पोटेंशियल बताओ, तो यहाँ लिख देना है सरफेस, तो पोटेंशियल ऑफ सरफेस ड्यू टू प्रेजेंट चार्ज, पोटेंशियल ऑफ सरफेस ड्यू टू प्रेजेंट चार्ज। तो यार एक बात बताओ बेटा हमको कि जो चार्ज यहाँ प्रेजेंट है इससे हमने कहा कि सरफेस का पोटेंशियल बताओ, यहाँ का एस पॉइंट मान ले रहे, अच्छा सरफेस का क्यों, क्योंकि ये चार्ज सरफेस पे ही तो ला रहे हैं, तो प्रेजेंट चार्ज की वजह से सरफेस का पोटेंशियल। अब बताओ सरफेस का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो सेंटर से लेके सरफेस तक हर जगह पोटेंशियल बराबर बराबर है, तो बताओ सरफेस का पोटेंशियल वही होगा जो सेंटर का होगा, तो हम सरफेस का पोटेंशियल देखो 1/4πε0 Q/R इनटू इनकमिंग चार्ज डी क्यू, ये हो गया प्रेजेंट चार्ज का पोटेंशियल इनटू इनकमिंग चार्ज। तो बताओ बेटा अगर यू स्टोर्ड निकालना है तो आप कहोगे ऐसे छोटे छोटे डी यू को इकट्ठा कर दीजिए सर, तो देखो गौर से 1/4πε0 R ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल बना डी क्यू और लिमिट लगा दो 0 से कैपिटल क्यू,
तो q का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाई 2 होगा। तो लिमिट डाल देना, देखो 1/4 r और ये हो गया q स्क्वायर बाई 2। लिमिट डाल दी मैंने, लिमिट डाल दी। तो ये बताओ q स्क्वायर अपॉन 8πε0r, या बताओ यही लिखा q स्क्वायर बाई 2c, जहाँ पे c की वैल्यू हमारी 4πε0r है। वही आ गया, देखो वही आ गया। हमने बेसिक डेफिनेशन से भी ड्राइव कर दिया कि हमने एजेंट से कहा कि इस कंडक्टर को चार्ज करिए, और ऐसा करने में जो एजेंट वर्क करेगा उस वर्क की कॉस्ट में जो एनर्जी होगी वो एनर्जी इस कंडक्टर में आउटसाइड रीजन में सेल्फ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगी, और ये एनर्जी स्टोर्ड होगी हमारी कैपिटल आर से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट वॉल्यूम के अंदर। बोलो भाई, मैं इसी को एक और तरीके से भी कर सकता हूँ, करें? जवाब दीजिए, करें? आप करें, कर दीजिए सर। तो देखो बेटा, मेरा मकसद तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज इनहेंस करना है, आपको थोड़ा विश्वास बढ़े, नॉलेज बढ़े कि क्या मतलब है इस बात का। आप देखना, इसे मैं अब करने जा रहा हूँ। तो सबसे आसान तरीका मैंने पहले बताया था, दिमाग में तो आपके बात बैठ ही जाएगी, लेकिन ये सब इसलिए कर रहे हैं, इससे आपको थोड़ा सा दिमाग खुलेगा आपका कि रियल मीनिंग क्या है, ये सेल्फ एनर्जी क्या चीज़ है। आप देखना, कुछ लोग हमसे ये भी कह सकते हैं कि सर, कुछ लोग हमसे ये कह सकते हैं सर, इसी को आप ऐसे करके दिखाइए, देखना, ध्यान से देखना यार। हमारे पास ये कंडक्टर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और चार्ज इसकी सरफेस पर है कैपिटल क्यू। हमसे कहा गया इसकी सेल्फ एनर्जी जो कैपिटल आर से लेके इनफाइनाइट के बीच में है, जिसका आंसर हमें पहले ही पता, q स्क्वायर बाई 8πε0r, उसे निकालने की एक्टिंग करिए। पता तो है ही कि वह निकाल रहे हैं। तो देखो ध्यान से, हम क्या कहेंगे बताओ, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे होगा, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। हमें केवल दूसरे तरीके से कैलकुलेशन करना, ध्यान से देखना, और ये बात यहाँ से साबित हो जाएगी कि वो एनर्जी आउटर रीजन में ही स्टोर्ड है, ये प्रूव हो जाएगा यहाँ से। एक बात बताना बेटा, एक बात बताओ मुझे कि ये क्यों चार्ज है, ठीक, हमें इसकी सेल्फ एनर्जी निकालनी। मैंने क्या सिखाया था आपको, मैंने सिखाया था कि जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी, बताओ एनर्जी डेंसिटी का रिजल्ट 12ε0E²। बताओ ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है या किसी भी टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है? तो आपका जवाब है सर, ये हर टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, आप एनर्जी डेंसिटी ये लिख सकते हैं, राइट। लेकिन ज़रा बताओ, यानी जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ एनर्जी की डेंसिटी होगी, एनर्जी डेंसिटी होगी मतलब वहाँ एनर्जी स्टोर्ड भी तो होगी। तो ज़रा एक बात बताओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या घटता चला जाएगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा? राइट। तो बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा, और वेरिएबल होगा तो एनर्जी डेंसिटी भी वेरिएबल होगी। तो हमें अगर टोटल एनर्जी लिखनी है तो अब हम ऐसे नहीं लिख सकते कि एनर्जी डेंसिटी इनटू टोटल वॉल्यूम, ना, अब हमें छोटे छोटे वॉल्यूम के अंदर डी यू एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो देखो मैंने क्या किया, मैं यहाँ सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे गया और स्मॉल आर दूरी को रेडियस मानते हुए हमने एक स्फेरिकल रीजन, एक स्फीयर सेलेक्ट किया, ध्यान से देखना, और इस स्मॉल आर को रेडियस मानने के बाद हमने डी आर थिकनेस का एक और स्फीयर ड्रॉ किया। कितनी थिकनेस का? डी आर। ध्यान से देखना, ये जो डी आर थिकनेस है, ये डी आर, इसकी मोटाई डी आर है, रेडियस आर है। तो ये जो शेडेड पार्ट है, बताओ बेटा, ये वॉल्यूम हो गया, ये कमरा हो गया, और आपको पता है इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम dV, डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो बताओ इसका पूरा सरफेस एरिया कितना? 4πr²।
मोटाई कितनी, डी आर, तो ये हो गया डीवी वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं ये जो शेडेड कमरा है, ये रूम, ये जो वॉल्यूम है डीवी, इस वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो उसको मैंने लिखा डी यू स्टोर्ड। तो बताओ वो क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू डीवी वॉल्यूम, इनटू डीवी वॉल्यूम। और अगर हमें टोटल चाहिए तो इंटीग्रेट कर देंगे और ये साबित हो जाएगा कि वो कैपिटल आर से लेके इनफाइनाइट के बीच में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर से लेके इनफाइनाइट तक है। तो ध्यान देना, ध्यान देना, थोड़ा सा चौकन्ना रहना मेरे साथ। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई बताओ कितना, बताओ बेटा, यहाँ आर दूरी पर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस पूरे चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बताओ ये पॉइंट कहाँ है, स्फीयर के बाहर। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए हम इस पूरे चार्ज को क्या एक पॉइंट चार्ज मान लें, कहाँ पर, सेंटर पे, यहाँ मान लो। तो बताओ यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर ई स्क्वायर, और डीवी वॉल्यूम है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। देख लो भाई, गौर से देखना, बहुत कुछ कटता हुआ। ये स्क्वायर है, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, एक 4 पाई तब भी बचा, तो इधर देखो क्यू स्क्वायर 8 पाई, एक एप्सिलॉन नॉट कट गया, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर बच रहा है हमारा डी आर और नीचे बच रहा आर स्क्वायर, ये आ रहा डी यू। चेक कर लो बेटे, चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक तो नहीं, कुछ छूट तो नहीं रहा है। आप कह रहे हैं कुछ नहीं छूट रहा है सर, ये आ गया। अब बताओ, अगर मुझे पूरा यू चाहिए तो आपने कहा ऐसे छोटे छोटे डी यू को इकट्ठा कर लो। तो देखो बेटा, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रल डी आर अपॉन आर स्क्वायर। लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, तो आप कह रहे हैं यहाँ से लेकर सर इनफाइनाइट तक चले जाइए। तो कैपिटल आर से लेकर इनफाइनाइट तक एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ। तो देखो मैं जो एनर्जी निकाल रहा हूँ वो कौन से रीजन में, आर से लेकर इनफाइनाइट यानी आउटर रीजन में। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन -1/r आएगा। अरे यार आर की पावर -2 है, एक पावर ऐड करोगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये -1 स्मॉल आर, लिमिट कैपिटल आर से इनफाइनाइट। तो देखो यू स्टोर्ड आ गया है, इस कमरे में एनर्जी स्टोर्ड आ गई, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, ये देख लो आ गया। लिमिट डालना तो 1/∞ 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एनर्जी आ गई। और ये एनर्जी बेटा स्टोर्ड कहाँ से कहाँ तक निकाली तुमने, तो ये एनर्जी स्टोर्ड है कैपिटल आर से लेके इनफाइनाइट रीजन यानी आउटर रीजन, या ऐसे बोले इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो मैंने ये बात साबित कर दी कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ एनर्जी डेंसिटी होगी और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ टोटल एनर्जी कैपिटल आर से लेकर इनफाइनाइट तक के वॉल्यूम में है, और ये वॉल्यूम पता कैसा है, ऐसा स्ट्रिप, यहाँ स्ट्रिप होगा, यहाँ स्ट्रिप होगा, ऐसे छोटी छोटी थिकनेस के अंदर एनर्जी भरी हुई है। कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल आर से लेकर इनफाइनाइट तक। कितनी एनर्जी भरी है, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर या क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो सबसे आसान तरीका तो हमने पहले ही बता दिया था, राइट। लेकिन हमने आपको थोड़ा विश्वास बढ़ाने के लिए इसे कई तरीके से समझाया है, और यही रिजल्ट बेटा क्यू स्क्वायर बाई 2c भी है। चलिए खैर, अब हम लोग कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरेंगे, और फिर डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद हम देखेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। तो आप हेडिंग डालिए, इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज फुली इंसर्टेड बिटवीन द गैप ऑफ प्लेट्स, इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज फुली इंसर्टेड बिटवीन द गैप ऑफ प्लेट्स। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फुली इंसर्टेड का मतलब है होल वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में भर दूँ,
तो देखते हैं कि उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे बदलने जा रहा है, राइट। तो मैं मान रहा हूँ ये आपने नोट कर लिया है। आप इसे भूल भी जाएंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। मेन बात हमने पहले ही बार बताई थी कि Q²/2C, C लिख दिया था 4πε0r। तो ये तो आपको बस थोड़ा विश्वास बढ़ाने के लिए कि ये एनर्जी बाहर स्टोर्ड क्यों है, मैंने देखो लिमिट लगा के प्रूव करा कि ये वही एनर्जी है जो R से लेके इनफाइनाइट के बीच में स्टोर्ड है। तो यहाँ से वो फीलिंग आती है, या ऐसे बोल दें कि एनर्जी वहीं स्टोर्ड होती है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चलिए, तो अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें डाइलेक्ट्रिक का रोल समझना है कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी कैपेसिटर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस बात को हमें पहले समझना है। तो मैं तुमसे ऐसे कहूँ कि मान लो ये कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ऐसे ये प्लेट एरिया मान लो A इसका और ये D इसका थिकनेस है। तो अभी हम भरेंगे इसको, प्लेट एरिया A है। चलिए ठीक है। अभी हम इसे अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रखें, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रखें, तो इसमें जो डाइपोल्स हैं वो ऐसे रैंडम ओरिएंटेशन में होंगे, ऐसे ऐसे रैंडम ओरिएंटेशन, ऐसे रैंडम ओरिएंटेशन। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बताइए, माइनस से प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे होगा। ये एरो जो है वो डाइपोल मूवमेंट। तो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट वेक्टर 0 कब, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में उस डाइलेक्ट्रिक में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट 0 होगा। लेकिन जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, ऐसे E0 है, तो जब हम इस E0 फील्ड में इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखेंगे ऐसे, ध्यान से देखिएगा, तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये जो डाइपोल हैं, ये डाइपोल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रीअरेंज हो जाते हैं, ऐसे ये डाइपोल ऐसे रीअरेंज हो जाते हैं सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सारे के सारे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रीअरेंज हो जाते हैं। तो इस डाइलेक्ट्रिक की इस सरफेस पर इधर माइनस और इधर प्लस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है ऐसे। और अब बताओ नेट डाइपोल मोमेंट बताइए, राइट साइड यानी नॉन जीरो हो गया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया, किधर, प्लस से माइनस, ऐसे ये डायरेक्शन है ई इंड्यूस्ड की। तो जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो ये जो डाइपोल मोमेंट रैंडम ओरिएंटेशन में थे, अब वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर गए। और बताओ उन्होंने एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड प्लस से माइनस एक इंड्यूस्ड फील्ड बनाई। ये एरो है डाइपोल मोमेंट के और ये जिगजैग एरो है इंड्यूस्ड फील्ड का। तो बताओ अब इसके अंदर जो नेट फील्ड बचेगा, बताओ वो एक्सटर्नल फील्ड में से इंड्यूस्ड फील्ड घटा देंगे। तो बताओ जब किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो नेट फील्ड बचता है वो ई नॉट में से ई इंड्यूस घट जाएगा। तो ई नेट जो होता है, ई नेट वो बचता है ई नेट। अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के है, तो इसके अंदर जो नेट फील्ड बचता है
वो होता है ई नॉट बाई के, बाहर वाली फील्ड का 1/k, और के को हम लोग बोलते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। जब हमने दूसरी क्लास ली थी इलेक्ट्रो की तो वहाँ रिलेटिव परमिटिविटी का जिक्र हुआ है। तो अगर किसी मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी के है तो उसके अंदर नेट फील्ड बाहर वाली फील्ड का 1/k, और ये ई नॉट और ये ई इंड्यूस्ड। तो बताओ यहाँ जो इंड्यूस्ड फील्ड आता था वो हो जाएगा ई नॉट कॉमन 1 माइनस 1/k। तो हम ये भी बता सकते हैं कि उस डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस्ड होके आएगा वो कितना होगा। तो देखो ये फील्ड Q इंड्यूस्ड अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, कैसे, ये इंड्यूस्ड चार्ज है प्लस ये माइनस, तो प्लस से माइनस बताओ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रिपेल करेगा, ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और ये बताओ एक्सटर्नल फील्ड अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो ई नॉट होगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये प्लेट का चार्ज 1 माइनस 1/k, यानी मैं यहाँ पे इंड्यूस चार्ज निकाल सकता हूँ Q टाइम्स 1 माइनस 1/k। यानी देखो कैपेसिटर प्लेट पे अगर चार्ज Q है और उसके बीच में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक भर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो वो डाइलेक्ट्रिक अपनी सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस करता है वो कैपेसिटर वाले चार्ज का 1 माइनस 1/k। आप चाहें तो सिग्मा निकाल सकते हैं, सिग्मा इंड्यूस्ड, क्योंकि ये चार्ज पूरे एरिया में फैला है, तो Q अपॉन एरिया सिग्मा इंड्यूस्ड, ये सिग्मा कैपेसिटर प्लेट का 1 माइनस 1/k, ये आंसर। यानी मैं तुम्हें ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर प्लेट के बीच में इंसर्ट होगा तो वो अपनी सरफेस पर चार्ज को इंड्यूस्ड कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर जाते हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस इंड्यूस्ड हो जाता है, और ये चार्ज सरफेस पर इंड्यूस्ड हुआ तो उस सरफेस चार्ज की डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज की डेंसिटी, ये हमारा प्लेट का चार्ज है, कैपेसिटर प्लेट का चार्ज 1 माइनस 1/k, या सिग्मा इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स 1 माइनस 1/k, राइट। अब हम यहाँ पर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर प्लेट के बीच में पूरे वॉल्यूम के अंदर भरने जा रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद पहले ये सिखाना था कि जब ये कैपेसिटर प्लेट के बीच में जाएगा तो इसके अंदर जो फील्ड होगी वो एयर वाली फील्ड का 1/k हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग बातचीत फिर कल की क्लास में करेंगे, राइट।